हाय गाइस, दिस इज राजन शर्मा। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म। आगे के आने वाली छोटी छोटी और एलैबोरेटेड वीडियोज में हम लोग एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे और हम लोग ध्यान रखेंगे कि चीज़ों को रटने के माध्यम से नहीं याद करके हमें उन्हें एक विजुअलाइजेशन के तहत हमें याद करना है, जिससे एग्जाम में आंसर लिखने में हमें काफ़ी मदद मिल सके। सिलसिलेवार तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। हमारी वीडियो काफ़ी छोटी होंगी, क्योंकि ये पहला वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा चला जाए, लेकिन बाकी की आने वाली वीडियोज काफ़ी छोटी होंगी और उनमें सभी कंसेप्ट को हम लोग धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों। तो उस टर्मिनोलॉजी को हमें ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी किसी डेफिनेशन को याद कर लेते हैं और फिर हम जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो हमें भूल जाते हैं, जिसके चलते हम उन डेफिनेशन को काफ़ी बढ़िया से या जिस ढंग से हमने याद किया था उस ढंग से हम नहीं लिख पाते हैं। तो हमें केवल एक रेशनल या लॉजिकल विजुअलाइजेशन के तहत चीज़ों को याद करना सीखना है और हमें टर्मिनोलॉजी पे खास ध्यान देना है। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज द टॉपिक विच इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जिन स्टूडेंट्स जिन शब्दों में आईएसएम होता है, इज्म होता है, वे शब्द एक विचारवाद को प्रदर्शित करते हैं। दे सिंबलाइज द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल फीलिंग। तो ये विचारवाद को दिखाते हैं, विचारवाद को दिखाते हैं। तो नेशनलिज्म भी एक तरह का विचारवाद ही है। चलिए इसके डेफिनेशन को हम लोग कैसे याद करते हैं। पहले डेफिनेशन याद करेंगे, फिर एक एक करके जो नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगी उनमें हमारे जो कंटेंट्स होंगे उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो डेफिनेशन ये है कि नेशनलिज्म एक तरह का आइडियोलॉजी है या साइकोलॉजिकल फीलिंग है। तो हम क्या डेफिनेशन में पहले पैराग्राफ में लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे कि इट इज एन आइडियोलॉजी और साइकोलॉजिकल फीलिंग विच प्रमोट्स, जो प्रमोट करता है। यह एक आइडियोलॉजी या साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है? इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिकुलर नेशन। यह एक विशेष, एक खास तरह के देश के इंटरेस्ट को प्रदर्शित करता है, या हम कह सकते हैं यह एक ऐसा विचार है जो किसी खास देश के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। किस लिए प्रमोट करता है? फॉर गेनिंग एंड मेंटेनिंग नेशंस सोवरेनिटी। नेशन के सोवरेनिटी को गेन करने या फिर मेंटेन करने के लिए जो एक नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने वाली फीलिंग होती है उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। फिर से दोस्तों एक बार देखेंगे इसका डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी या नेशनलिज्म इज अ साइकोलॉजिकल फीलिंग विच प्रमोट्स, जो प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? द इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर नेशन। किस लिए प्रमोट करता है? फॉर गेनिंग एंड मेंटेनिंग द सोवरेनिटी ऑफ दैट नेशन। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे दोस्तों नेशनलिज्म की चीजें काफी ये बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में उनसे जुड़ी हुई चीजों को पहले सीखेंगे, फिर नेशनलिज्म क्या है उसको सीखेंगे। अगली चीज है हमारी एथनिसिटी। एथनिसिटी क्या होती है? जैसे दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब एक ग्रुप में इकट्ठा होते हैं तो उनके अंदर जो एक कॉमन फीलिंग होती है, एक सहानुभूति सिंपैथेटिक भावना होती है, वह किसी न किसी सिमिलरिटी से जुड़ी होती है जो उन सभी के बीच होती है, और उसी सिमिलरिटी को हम एथनिसिटी बोलते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन एथनिक ग्रुप और एथनिसिटी। एथनिक ग्रुप और एथनिसिटी क्या होती है? इज ए कैटेगरी ऑफ पीपल। यह लोगों की एक वर्गीकरण है या लोगों का एक कैटेगरी है हु आइडेंटिफाई विथ ईच अदर, जो एक दूसरे को वो आइडेंटिफाई करते हैं यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ प्री एज्यूम्ड सिमिलैरिटी, जो पहले से एज्यूम की गई सिमिलैरिटीज, जैसे कॉमन लैंग्वेज हो या एंसेस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, नेशन हो, सोशल ट्रीटमेंट हो। इस तरह की जो उनके अंदर की जो समानता होती है उसके चलते जो एक दूसरे के लोग पहचानते हैं, और इसी पहचान के नाम को हम एथनिसिटी कहते हैं। समझ गए दोस्तों? जैसे हम देखेंगे अमेरिकन इंडियन और अलास्का नेटिव, इनके अंदर क्या है? आयरोक्यूनस, चौरुकी, नमाजो, हैदा, ये अलग अलग तरह के सेक्ट्स हैं, और इन सेक्ट्स के बीच में एक तरह की सिमिलरिटी होती है। जैसे लैटिनो हिस्पैनिक में क्यूबन, मैक्सिकन, पोर्टोरिकन, एशियन में जापानीज, कोरियन, चाइनीज, कंबोडियन। एथनिसिटी कई तरह की हो सकती है। ये जैसे रेस हो सकती है, रेस की एथनिसिटी हो सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं हिस्ट्री के एथनोसिटी हो सकती है। यानी कि जो लोग एक ही तरह की कॉमन चीज़ों को शेयर करते हैं उसे हम एथनिसिटी कहते हैं, या उस ग्रुप के लोग जो एक ही तरह की सिमिलरिटीज को व्यक्त करते हैं तो हम उसे कहते हैं एथनिक ग्रुप या एथनिसिटी। तो ये किस किस चीज़ों की हो सकती है? रेस, हिस्ट्री, लैंग्वेज, एंसेस्ट्री,
या फिर हम जोग्राफिकल प्लॉट जहाँ वो लोग रहते हैं, जियोग्राफिकल प्लॉट जहाँ वो लोग रहते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें हम एथनिसिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द नेशन। नेशन क्या होता है? तो नेशन का पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसे हम विजुअलाइज करेंगे नेशन चीज क्या होती है। नेशन इज अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ द पीपल। यह एक कम्युनिटी ऑफ द पीपल होता है। नेशन इज अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ द पीपल। स्टेबल कम्युनिटी ऑफ द पीपल। वट इज नेशन? नेशन इज ए स्टेबल कम्युनिटी ऑफ द पीपल। यह किससे बना होता है? फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे बना होता है? बेसिस ऑफ एन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी, हिस्ट्री, एथनिसिटी या साइकोलॉजिकल मेकअप मैनिफेस्टेड इन कॉमन कल्चर। मैनिफेस्टेड इन कॉमन कल्चर। देखिए, एक नेशन क्या है? एक ग्रुप है लोगों का जो किस आधार पे बना होता है? कॉमन लैंग्वेज के आधार पे बना होता है, टेरिटरी के आधार पे बना होता है, या उनकी कॉमन हिस्ट्री हो उसके आधार पे बना होता है, या कॉमन एथनिसिटी हो इस आधार पे बना होता है, या उनके कल्चर के अंदर किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल मेकअप ऐसे हैं जो उनके अंदर सिमिलरिटी को बढ़ावा देते हैं। तो उस तरह के मेकअप यानी उस तरह के साइकोलॉजिकल फीलिंग्स या जो सिमिलरिटी है उस आधार पर बनाए गए ग्रुप को हम नेशन कहते हैं। अब हमें समझना ये है कि एक ही तरह की एथनिसिटी के लोग जिनके अंदर सिमिलरिटी है या सिंपैथेटिक भावना है या साइकोलॉजिकल मेकअप है, वे लोग जब इकट्ठा होकर एक ग्रुप का निर्माण करते हैं उसे हम नेशन तो कहेंगे, लेकिन यह एक केवल एथनिक ग्रुप होता है। इसमें कोई पॉलिटिकल सेटअप या सोशियो इकोनॉमिक एंगल्स नहीं होते हैं। दिस इज मेयर अ ग्रुप ऑफ द पीपल, दैट इज एथनिक ग्रुप। अगले स्लाइड में दोस्तों हम लोग देखेंगे व्हाट इज द स्टेट। स्टेट क्या होता है? कि अभी हमने देखा नेशन क्या होता है। नेशन इज जस्ट group of the people that is formed on the basis of the similarity of language, caste, creed, race, ethnic group or psychological makeup, which is common manifested in their cultures। तो इस आधार पे बने हुए ग्रुप को हम स्टेट कब कहेंगे? जब इसके अंदर हम तरह तरह की चीजें, तरह तरह की सेटअप्स लगा देते हैं जिसके चलते हमारा एक अपडेटेड नेशन, हमारा एक स्ट्रक्चर पैदा होता है, या हमारा हम ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा सेटअप पैदा होता है, एक ऐसी एंटिटी पैदा होती है जिसको खुद से चलाया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे इसके अंदर हम पॉलिटिकल सेटअप दे दें, यानी कि हम एक गवर्नमेंट बना दें, पॉलिटिकल सेटअप, या इसके अंदर हम क्या करते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंगल डाल देते हैं, या एक किस तरह के समाज के अंदर संपत्तियों का बंटवारा होगा, या फिर धन का स्रोत क्या होगा, या फिर वहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा के जीवन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती है, या फिर वहाँ के लोग किस तरह के नियम कायदे कानून का पालन होंगे, किस तरह से हम वहाँ पे जस्टिस डिलीवर करेंगे, किस तरह से हम वहाँ एडुकेशन डिलीवर करेंगे, किस तरह से हम वहाँ हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी डिलीवर करेंगे। इस तरह के तरह तरह के सेटअप जब हम दे देंगे इसे, तो दिस इज कॉल्ड आवर फुल फ्लेज स्टेट, फुल फ्लेज कंट्री, और दिस इज कॉल्ड स्टेट। तो फिर से एक बार इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। द स्टेट इज डिफाइंड एज द टेरिटरी। स्टेट किस तरह के डिफाइन किया जाता है? स्टेट इज ए टेरिटरी, एक टेरिटरी है जिसके पास विथ इट्स ऑन गवर्नमेंट, जिसके पास ये अपना गवर्नमेंट होता है, एंड बाउंड्रीज और बॉर्डर्स विद इन अ लार्ज कंट्री। कहता है एक लार्ज कंट्री के अंदर बड़े भूभाग के अंदर एक छोटी सी टेरिटरी होती है, एक टेरिटरी होती है जिसका अपना गवर्नमेंट होता है, और बहुत सारे इसके अलग अलग तंत्रों के सेटअप होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होते हैं जो इसको ठीक ढंग से रन करने के लिए लगाए जाते हैं। तो एक फुल फ्लेज कंट्री होता है जिसे हम स्टेट कहेंगे। नाउ द मेन टॉपिक दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। हमने नेशन में क्या सीखा? हमने नेशन में सीखा नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज फॉर्म्ड बाय द सेम formed on the basis of same language, same class, same creed, same ethnicity, or same history, or any type of psychological makeup that is manifested in cultures। तो इस तरह के जो ग्रुप के लोग होते हैं उनके अंदर एक तरह की सहानुभूति की, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है कि हम सभी एक हैं। फॉर इंस्टेंस आप एक तरह की बेस्ट के सिनारियो को आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे आप यह सोचें कि आप विदेश में हैं, विदेश में आपको भारत के लोग मिलते हैं, तो क्या आप फील करते हैं उनके विदाउट नोइंग दियर पर्सनालिटीज, आप उनके प्रति थोड़ा सा
जेंटिल हो जाते हैं, या फिर उनके प्रति आपके अंदर सिंपैथेटिक फीलिंग्स आ जाती है। तो इसी तरह की फीलिंग्स जब सेम क्लास क्राउड, सेम क्लास क्रीड या एक ही तरह के एथनिसिटी के लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर एक खास तरह की फीलिंग्स आ जाती है। इसी फीलिंग्स का नाम है नेशनलिज्म। तो दोस्तों इसके डेफिनेशन को हम पहले भी जान चुके हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेशनलिज्म इज जस्ट एन आइडियोलॉजी। तो पहले लिखेंगे इट इज एन आइडियोलॉजी। और ये क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर नेशन। और ये किस लिए प्रमोट करता है भाई? फॉर गेनिंग एंड मेंटेनिंग इन सोवरेनिटी। अब थोड़ी सी एक शब्द है जिसको हम लोग यहाँ सीखेंगे। व्हाट इज सोवरेनिटी? सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम राइट। सुप्रीम राइट यानी कि किसी भी चीज के ऊपर जब आपका सुप्रीम राइट हो तो उसे हम सोवरेनिटी कहते हैं। यानी कि इन लोगों के जो नेशनलिज्म एक तरह का साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो एक देश के इंटरेस्ट को उसके प्रमोट करता है उस देश के सुप्रीम पावर को प्राप्त करने के लिए, सुप्रीम राइट को प्राप्त करने के लिए। यानी कि वहाँ के लोग जो एक नेशन बनाए हैं वो लोग ये चाहते हैं कि इस नेशन के सोवरेनिटी उनके हाथों में, यानी कि सुप्रीम राइट उनके हाथों में हो। तो इस तरह की फीलिंग को हम नेशनलिज्म कहते हैं। नाउ एक बात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, लोग मिस कर लेते हैं, यानी कि वो लोग नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में अंतर नहीं कर पाते। नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म दोनों को एक ही तरह की फीलिंग्स या एक ही तरह की चीज़ों के रूप में समझने लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। नेशनलिज्म इज द डिफरेंट थिंग एंड द पैट्रियोटिज्म इज द डिफरेंट थिंग। हम एक कोट के द्वारा, एक सेंटेंस के द्वारा हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे कि ये दरअसल चीज क्या होती है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि आवर कंट्री इज द बेस्ट बिकॉज इट इज आवर्स। इसमें कहा गया है कि यह हमारा देश है और यह हमारा देश बेस्ट है क्योंकि यह हमारा देश है। हमारा देश होने के कारण ही यह देश विकसित हो जाता है या बेस्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती है, इस तरह की जो भावना होती है, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। लेकिन अगर दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ें, इट्स आवर कंट्री एंड वी विल मेक इट द बेस्ट। यह हमारा देश है और हम इसे बेस्ट बनाएंगे। और इस तरह की जो फीलिंग है, इस तरह की जो भावना है कि हम देश के लिए कुछ करेंगे और देश को अच्छा बनाएंगे और इसे संसार में सबसे बेहतर रहने की जगह बनाएंगे, सुविधाजनक जगह बनाएंगे, एक प्रॉस्पर जगह बनाएंगे। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है उसे हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों शब्दों में मेस कर लेते हैं, यानी दोनों चीज़ों के अंतर को नहीं समझ पाते। देखिए, नेशनलिज्म कई तरह के हो सकते हैं। नेशनलिज्म वैसे भी लगभग तीन तरह में हम लोग बांटते हैं। पहला नेशनलिज्म जो है वो है रेडिकल नेशनलिज्म। रेडिकल नेशनलिज्म। दूसरी जो है लिबरल होती है। और तीसरी जो होती है एक्सट्रीम होती है। एक्सट्रीम होती है। इन सभी की चर्चा हम आगे के वीडियोज में करेंगे। फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जहां हमें देखने को मिलेगा कि क्या इफेक्ट होते हैं नेशनलिज्म के। नेशनलिज्म इज अ वर्ड विच इज क्वाइंड इन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में ये शब्द आया। उसके बाद दुनिया में नेशनलिज्म की कई तरह के प्रभाव देखने को सामने आए। कुछ प्रभाव नेगेटिव थे, कुछ प्रभाव पॉजिटिव थे। तो हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रभाव देखने को आए। पॉजिटिव प्रभाव ये थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही लोगों के अंदर एक खास तरह की फीलिंग्स आई। और आपको भी पता है कि नेशनल मूवमेंट ऑफ द इंडियन इंडियन फ्रीडम, उस मूवमेंट को भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिला। यानी कि वहाँ के आइडियोलॉजी से, वहाँ के आइडियाज से हमारे नेशनल मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा हवा मिली। दूसरा है अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर जो शब्द थे या उसके अंदर की जो आइडियोलॉजी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रमोट करने में एक अहम भूमिका निभाई। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी विच इज गोइंग टू बी डिस्कस इन द लेटर वीडियोस। तो ये हुए इसके पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि दुनिया में एक अच्छे तरह की विचारधाराएं आई और जिससे दुनिया का जीवन और भी सुगम हो गया। लेकिन कुछ निगेटिव चीजें भी आई नेशनलिज्म के बदौलत। पहला है होलोकॉस्ट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होलोकॉस्ट देखने को आए। होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट इज जेनोसाइड, मास किलिंग। बहुत बड़े पैमाने पर जब लोगों की हत्या कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड होलोकॉस्ट। तो दुनिया के कई हिस्सों में होलोकॉस्ट देखने को आई। सबसे फेमस है इन नाजी जर्मनी, जिसमें लगभग 11 करोड़ लोगों की हत्या हुई, जिसमें 11 करोड़ लोगों की हत्या हुई और 6 करोड़ तो केवल जीव्स थे।
रवंडा, रवंडा में भी जेनोसाइड हुआ। वहाँ ये 1994 की बात है, जिसमें 10,74,000 लोगों की हत्या हो गई, 10,74,000 लोगों की हत्या की गई। इस तरह से बहुत सारे होलोकॉस्ट हुए दुनिया में जो अननोटिस्ड भी रहे, जैसे सीरिया का होलोकॉस्ट, इराक, ईरान, तालिबान एंड रिसेंटली इन म्यांमार। म्यांमार में अभी हाल ही में होलोकॉस्ट हुआ। जैसे वहाँ के बुद्धिस्टों ने रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति वायलेंस को प्रदर्शित किया और कई बार इसे रिपोर्ट भी किया गया। तो इस तरह की घटनाएं देखने को आती है कि जब, अच्छा ऐसा क्यों होता है? नेशनलिज्म, अगर हम अपने देश को प्रेम करते हैं तो फिर यह प्रेम किसी दूसरे के लिए बाधा क्यों बन जाता है, दूसरे के लिए घातक क्यों हो जाता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। और इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स क्यों देखने को आते हैं। सबसे पहले देखेंगे वाई एक्सट्रीम नेशनलिज्म इज ऑफन क्रिटिसाइज। ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है वो कई बार हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसा क्यों है? तो पहली चीज ये है कि इट ओपोज मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म को यह अपोज करता है। जैसे इंडिया इज अ रेनबो कंट्री, इंडिया में कई जाति, कई धर्म, कई क्षेत्रवाद के लोग रहते हैं। कहीं कन्नड़ है, मलयाली है, बिहारी है, हिंदी भाषी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पार्शियन है। तो कई एथनिसिटी के लोग यहाँ रहते हैं। तो उनके अंदर एक कॉमन स्टैंड नहीं है, फिर भी वो सभी लोग एक साथ मिलकर के एक फ्रेटर्निटी वाले माहौल में जी रहे हैं, ब्रदरहुड वाले माहौल में जी रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मल्टीकल्चरलिज्म। लेकिन नेशनलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म को अपोज करता है, यानी कि नेशनलिज्म जो है उसमें किसी एक खास तरह के सेक्ट या खास तरह के एथनिसिटी के लोग ही अपने सोवरेनिटी को, नेशन की सोवरेनिटी को प्राप्त करना चाहते हैं और उसे मेंटेन करना चाहते हैं। यानी अब ऐसे समझ लें कि एक छोटा सा कोई देश है, उसमें ए एथनिसिटी के लोग हैं और कुछ बी एथनिसिटी के भी लोग हैं, लेकिन ए एथनिसिटी के लोग मेजोरिटी में है और ये लोग माइनॉरिटी में है। होता क्या है कि ये मेजोरिटी के लोग इस देश को अपना राष्ट्र मानते हैं। दिस इज द नेशन ऑफ द एथनिसिटी ऑफ बी। तो सॉरी ए, तो ए एथनिसिटी वाले लोग मानते हैं कि ये नेशन ए एथनिसिटी के लोगों का है, और तो इसके सारे सुप्रीम राइट्स ए वाले को होंगे, और यानी कि सारे इंटरेस्ट ए वाले को होंगे। अगर कोई इंटरेस्ट बच गया या फिर उनके सभी चीज़ों को फुलफिलमेंट होने के बाद कोई इंटरेस्ट बचता है तो बी को जाएगा, यानी बी वाले दूसरे स्थान पे आएंगे। इनके इंटरेस्ट पहले स्थान पे, इनके इंटरेस्ट दूसरे स्थान पे। तो इस तरह से ए और बी वर्ग के लोगों के बीच एक क्लैश होना, एक टकराव होना ज़्यादा ही असंभावी हो जाता है कि ऐसे स्थिति में एक क्लास दूसरे क्लास से भिड़ जाता है या फिर उनके बीच क्लैश हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। कई बार ये क्लैश होलोकॉस्ट के रूप में भी सामने आता है। फॉर इंस्टेंस हम देखेंगे रवंडा में हुतुस लोग जो थे वो ज्यादा संख्या में थे, यानी ये मेजोरिटी में थे। स्वा और तिश्ती, ये जो लोग थे ये माइनॉरिटी में थे। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने वहां के सोवरेनिटी को प्राप्त करनी चाहिए और बाकी सभी इंटरेस्ट इनके फुलफिलमेंट होते थे, और इनके इंटरेस्ट सेकंड पोजीशन पे चले गए, सेकंड स्थान पे चले गए। तो इन दोनों के बीच क्लैश हुआ और इस क्लैश में तवा और तिश्ती लोगों की हत्या हुई और जेनोसाइड हुआ, जिसमें 10,74,000 तवा और तिश्ती लोगों की मास किलिंग हुई। तो पहला तो ये मेजर कारण है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म हमेशा मल्टीकल्चरलिज्म का ओपोज करता है, जिसके चलते क्लासों में क्लैशेज बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आइडिया है कि यह एक पोटेंशियली ऑपरेसिव है। ये मतलब पोटेंशियली ऑपरेसिव का मतलब ये है कि यह एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर ये क्षमता है कि लोगों को ऑपरेस कर सके, लोगों को दबा सके, क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जब हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जब एक तरह की एक्सट्रीम राष्ट्रवादी सोच हमारे अंदर आती है, तो कई लोगों के सभी लोगों के इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल जो फ्रीडम है, वो सभी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और इट गिव्स द एलिट कौन होते हैं? जो समाज में ऊंचे तबके के लोग होते हैं या समाज के टॉप लेयर्स के लोग होते हैं, उनको हम एलिट कहते हैं। और इस तरह का फीलिंग जो होता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म गिव्स द एलिट एंड द लीडर्स ए पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी देता, एक बहुत ही संभावी मौका देता है, एक अच्छा मौका देता है, जो
लोगों के विचारों को मैनिपुलेट कर सकें और लोगों को कंट्रोल कर सकें। यानी कि नेशनलिज्म ये काम करता है कि एलिट और लीडर्स को एक ऐसा मौका देता है जिसके अंदर वो प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये ऑपरेसिव पोटेंशियली ऑपरेसिव सिस्टम होता है, जिसके चलते कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। कुछ हम लोग कोट लेंगे और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग और छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए और लास्ट में जब 2-4 टॉपिक्स या 7 टॉपिक्स हमारे खत्म हो जाएंगे, चैप्टर 1 में 7 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो इन 7 टॉपिक को खत्म करने के बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जो इसी चैप्टर का होगा, लेकिन उसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर लिखने के तरीके पर बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उनका आंसर को हम कैसे लिखें। और कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री के चैप्टर्स को हम लोग क्वेश्चन आंसर को हम रट्टा मार के याद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें पूर्ण रूप से उस टॉपिक को समझ लेना चाहिए था, फिर आंसर को हम अपने दिमाग से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठ के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पहला फेमस कोट है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है, आई विल नेवर अलाउ पैट्रियोटिज्म ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। वो बोलते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कभी भी पैट्रियोटिज्म को मानवता पर जीतने नहीं दे सकता। दूसरा कोट हम लोग लेंगे दोस्तों, ये है अल्बर्ट आइंस्टीन जो जर्मन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कहा है कि नेशनलिज्म इज एनफेंटाइल डिजीज, ये एक एनफेंटाइल डिजीज है और ये एक मानवता में मेजल्स की तरह है। मानवता में कैसा है? मेजल्स की तरह है। तो देख सकते हैं किस तरह से कितनी खराब तरीके से लोगों ने नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। ये हमारे फेमस हैं बर्ट्रांड रसल। इन्होंने कहा कि पेट्रियोटिज्म है विलिंगनेस टू किल और टू बी किल फॉर ए ट्रिवियल रीजन। कहता है बर्ट्रांड रसल बोलते हैं कि एक छोटे से मामूली कारण के लिए किसी को मार देना या फिर मरने के लिए तैयार हो जाना, इस तरह की भावना को हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ द नेशनलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल श्रवण कुमार क्लासेस बाई श्रवण सर, इसके लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड करें और टेलीग्राम में सर्च करें इस चैनल का नाम SKC बाई श्रवण सर और फिर उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको डिस्कस करने का भी मौका मिलेगा और फिर वहाँ पे हमारे सारे पीडीएफ्स भी प्राप्त हो जाएंगे।